हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपना मॉडल पेपर नंबर 11, जिसमें कल हमने 40 क्वेश्चन कल हमने डिस्कस कर लिए थे। उसी के आगे आज हमें डिस्कस करना है। जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है उसमें भी हम 40 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने कल की क्लास ज़रूर ली होगी और जो भी नया पॉइंट मिला होगा आपने उसे नोट डाउन किया होगा, चीज़ों को रिकॉल किया होगा। तो जिस तरह से कल हमने अपने 40 क्वेश्चन को समझा था, उसी तरह से आज हम अपने 40 क्वेश्चन को और डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि पेन और नोटबुक तो लेकर आप बैठे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। तो हमारा जो क्वेश्चन हुआ था वो हो गया था हमारे 40 नंबर तक। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि चाइल्डहुड एंड जो सोसाइटी बुक है वो किसकी रचना है। तो आपने देखा था ये रचना किसकी थी? चाइल्डहुड एंड जो सोसाइटी पुस्तक है वो आपके एरिक्सन की थी। एरिक्सन के बारे में हमने समझा था, इन्होंने विकास की 8 अवस्थाओं के बारे में ज़िक्र किया था और प्रत्येक अवस्था के बारे में 2 अवस्थाएँ बताई थी, अर्थात इन्होंने बनाम करके अपना सिद्धांत दिया था। तो इनके 8 अवस्थाओं को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन और हमारे सीरीज़ के 41 नंबर के क्वेश्चन पर। हमारा 40 नंबर 1 क्वेश्चन है आईसीसीडब्ल्यू। आईसीसी फटाफट इसके फुल फॉर्म को बता दीजिएगा। आईसीसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? क्या 1950 में हुई थी? क्या 1952 में हुई थी? क्या 1955 में हुई थी? या फिर 1965 में हुई थी? तो जो हमारा आईसीसीडब्ल्यू है इसका इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1952 में हुई थी। अगर हम बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? इसी डेट को हुई थी, 1952 को हुई थी। ठीक? और आप हमें आईसीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म एक बार बताएंगे। हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन का ब्रांच है उसमें जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं और बच्चों के लिए जो हमारी कल्याणकारी संस्थाएं थी, चाहे वो आपकी ये राष्ट्रीय स्तर की रही हों, चाहे आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रही हों। जो भी कार्यक्रम चलाए गए थे महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, इनके कल्याण के लिए, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। तो पल्स पोलियो जो टीकाकरण अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या 1960 में हुई थी? 1960 1995 में हुई थी? 1999 में हुई थी? या फिर 2002 में हुई थी? यानी कि ये जो आपका पल्स पोलियो अभियान है, टीकाकरण अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हमें पता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में, अर्थात 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम कब लागू हुआ? श्रेणीकरण और बाजार अधिनियम आपने जब पढ़ा था, उपभोक्ता वाला टॉपिक, उपभोक्ता का टॉपिक जब आपने पढ़ा था, बाजार आपने पढ़ा था, कंज्यूमर आपने पढ़ा था, वहाँ पर आपने कई अधिनियमों की चर्चा की थी। तो एक बार उन अधिनियमों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब हम बात कर रहे हैं श्रेणीकरण और बाजार अधिनियम की, तो क्या ये 1947 में लागू हुआ? क्या 1937 में लागू हुआ? क्या 1952 में लागू हुआ? या फिर 1955 में लागू हुआ? तो हमें पता है कि जो ये हमारा श्रेणीकरण और बाजार अधिनियम था, ये लागू कब हुआ था? तो ये 1937 में ही लागू हुआ था। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। एल आई सी
इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या ये 1 सितंबर 1955 को हुई थी, 1 सितंबर 1956 को हुई, 1 सितंबर 1960 को हुई या फिर 1 सितंबर 1965 को हुई थी? तो ये जो आपकी एलआईसी है, एलआईसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। आप जीवन बीमा करवाते हैं, आपने देखा है कई प्रकार के जीवन बीमा करवाए जाते हैं। जब आप बचत का टॉपिक पढ़ते हैं, तब वहाँ पर आप जीवन बीमा के बारे में पढ़ते हैं। इसी के साथ-साथ आप बैंक के बारे में पढ़ते हैं। बैंक के साथ-साथ आप डाकघर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने बेसिकली जो यहाँ पर एलआईसी का संबंध है, हमारे बचत से है कि हम किस तरह से हमारे बचत के कौन-कौन से साधन होते हैं। तो आप वहीं पर एलआईसी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय बचत पत्र ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। शेयर मार्केट भी आप पढ़ते हैं, है ना? चलिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। अखिल भारतीय अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अधिवेशन में, द्वितीय अधिवेशन में, तृतीय अधिवेशन में या फिर चतुर्थ अधिवेशन में? सबसे पहली बात कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो होम साइंस की हिस्ट्री है, वहाँ से लिया गया है। अगर आप अपने एक्सटेंशन एजुकेशन में देखेंगे तो आई थिंक ये हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था, वो यही डिस्कस किया था होम साइंस की हिस्ट्री। तो वहाँ पर जो अखिल भारतीय शिक्षा निधि की स्थापना हुई थी, वो तो आपकी हो गई थी कब? द्वितीय अधिवेशन में। तो ये लेकिन जो आपका अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि है, ये है क्या? तो इसमें होता क्या था, जैसे जो हमारे होम साइंस में जो महिलाएँ कार्यरत थीं, इनको यहाँ पर ये धन एकत्र कर रही थी। ये जो हमारा होम साइंस है, अगर आप इसकी हिस्ट्री को एक बार जाकर देखेंगे, तो इसमें कई महिलाओं ने योगदान दिया है, बहुत ही संघर्ष किया है। तब जाकर हमारा अब होम साइंस थोड़ा-थोड़ा उभर रहा है। जैसे और हमारे सब्जेक्ट हैं, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके पास नेम फेम सब कुछ है, लेकिन जो हमारा होम साइंस है, अब ये धीरे-धीरे उभर रहा है। तो ये जो द्वितीय अधिवेशन था, अब कोई काम होगा तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी ही होगी और पुरुष प्रधान देश में ये उनको मंज़ूर नहीं होता था। आपने हिस्ट्री में ये देखा होगा, इसकी जो होम साइंस की हिस्ट्री है, होम साइंस के लिए 2 वर्ग थे। एक एक वर्ग ऐसा था जो कि होम साइंस को सपोर्ट कर रहा था। उनका कहना था कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में तरक्की करना चाहिए। लेकिन वहीं एक वर्ग ऐसा था जो कि ये नहीं चाहता था कि महिलाएँ पढ़ें-लिखें, आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि जब महिलाएँ पढ़ लिख लेंगी तो वो पुरुषों के अधीन नहीं रहेंगी, वो उनकी सुनेंगी नहीं। तो इसीलिए पुरुष प्रधान जो होता है मतलब जो पुरुष था उसमें 2 पार्ट थे। एक तो चाह रहा था, एक वर्ग ऐसा था जो कि चाह रहा था कि महिलाएँ पढ़ें-लिखें, सशक्त बनें। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो कि नहीं चाह रहा था। तो इसमें आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नाम आता है आपका एनी बेसेंट का, एलन रिचर्ड का, हंसाबेन मेहता का, कई नाम आप सुनते हैं। तो इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था। तो इन्होंने प्रथम अधिवेशन किया, द्वितीय अधिवेशन में इन्होंने क्या किया, एक अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना की। इसमें होता क्या था, तो इसका उद्देश्य था धन एकत्रित करना। ठीक? चलिए, इनके 4 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन आपका पूना में हुआ था, दूसरा अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था 1929 में और पहला आपका 1927 में हुआ था। आप हमें तीसरा और चौथा बता दीजिए कहाँ और कब हुआ था? ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सेंसरी मोटर अवस्था है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये किसके सिद्धांत में है या इसका संबंध किससे है? तो हम सब जानते हैं कि जो जीन पियाजे हैं, संज्ञानात्मक विकास के जो जन्मदाता हैं, वो कौन है? जीन पियाजे। इन्होंने 4 अवस्थाओं का ज़िक्र किया था।
जिसमें से सबसे पहली अवस्था जो थी वो सेंसरी मोटर अवस्था थी, अर्थात संवेदी पेशीय अवस्था थी, जिसका टाइम पीरियड आपको बताना है। क्या ये जन्म से या 0 से हम कहें 0 से 2 माह था, 0 से 3 माह था, 0 से 1 साल था या 1 वर्ष था या फिर 0 से 2 वर्ष है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 0 से 2 वर्ष का है। इन्होंने जो संवेदी पेशी अवस्था बताई थी, वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था बताई थी। टोटल इन्होंने अवस्थाओं को 4 वर्गों में डिवाइड किया था। पहले में इन्होंने बताया 0 से 2 वर्ष, दूसरे में बताया 2 से 7 वर्ष, 2 से 6 वर्ष और तीसरे में बताया इन्होंने 7 से 11 वर्ष और जो चौथी अवस्था थी, उसे इन्होंने बताया कि ये 11 प्लस होती है। तो इनके चारों अवस्थाओं को कभी-कभी क्रम से लगाने के लिए पूछता है। कभी पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था कौन-सी है? इस तरह से पूछ लेता है। अंतिम अवस्था कौन-सी है? या किसी भी अवस्था की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर आपसे वस्तु स्थायित्व के लेकर क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है कि जो वस्तु स्थायित्व का गुण है वो किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो आप बताएँगे सेंसरी मोटर स्टेज में अर्थात संवेदी पेशी अवस्था में देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि जो आपका वस्तु स्थायित्व है, इसका मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं कि वस्तु के ना दिखाई देने पर भी उसको पता होता है कि वस्तु है, यहीं कहीं पर है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो कोई चीज़ हम उससे ले लेते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि कौवा ले गया और उसको छिपा लेते हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि सच में कौवा ले गया। उसको लगता है कि अब वो चीज़ है नहीं, उसको कौवा ले गया। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, तो जब आप कोई सामान उससे ले लेते हैं और छिपा लेते हैं, बोलते हैं कौवा ले गया, तो वो खोजता है क्योंकि उसको पता होता है कि वस्तु है, सिर्फ़ मेरे आँखों से ओझल है। तो यही जो अवस्था है, यही आपकी वस्तु स्थायित्व की अवस्था कहलाती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। मनोवृत्ति की विरोध का नाम ही योग है। मनोवृत्ति की विरोध का नाम ही योग है। ये कथन किसका है? पाणिनि का है, पतंजलि का है, बाबा रामदेव का है या इनमें से कोई नहीं? वैसे हम सब जानते हैं कि योग का नाम आता है तो जो बाबा रामदेव हैं वो सब फेमस हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, बाबा रामदेव को नहीं लगाना है। जो मनोवृत्ति की विरोध का नाम ही योग है, ये जो परिभाषा दी गई है, ये दी गई है पतंजलि के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। आग लगने का मुख्य कारण क्या है? ईंधन है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है या ये सभी हैं? तो हम जानते हैं कि आग लगने के ये सारे के सारे कारण होते हैं। ईंधन भी है, ऊष्मा भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक? तो आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 49 पर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो आपका एसिड रेन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 2 टू 3 होता है, 8 टू 10 होता है, 12 टू 14 होता है या फिर 5 टू 6 होता है। तो जब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है वो 5 टू 6 होता है। ठीक? और इसी अम्लीय वर्षा के कारण हमारा ताजमहल जो है वो बदरंग होता चला जा रहा है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ग्रीन मफरल का संबंध है। ग्रीन मफरल आप सभी ने नाम सुना होगा, तो इसका संबंध किससे है? क्या ये जल प्रदूषण से संबंधित है? क्या ये वायु प्रदूषण से संबंधित है? क्या ये मृदा प्रदूषण से संबंधित है या फिर ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है? तो जो हमारा ग्रीन मफरल होता है, इसका संबंध आपके ध्वनि प्रदूषण से होता है। ग्रीन मफरल का मतलब ये नहीं कि जो हम अपने कानों में स्कार्फ लगाते हैं ग्रीन ग्रीन लगा लें। ग्रीन मफरल का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि रोड के दोनों साइड हरे हरे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, तो ये आपके ध्वनि प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन मफरल का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे ध्वनि प्रदूषण से। बाकी आप सभी ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण तक पढ़ रखे हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पर। राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? पढ़ा है आपने, सेविंग वाले चैप्टर में आपने देखा है कि जो हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जीवन बीमा के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो राष्ट्रीय बचत पत्र है, ये तो आपका जारी होता है पोस्ट ऑफिस द्वारा, अर्थात डाकखाने के द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र होता है वो जारी किया जाता है। ये जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे हम पोस्ट ऑफिस की बात करें, चाहे हम जीवन बीमा की बात करें, ये अगर आप देखेंगे तो कम से कम यही 3 टॉपिक आप कम से कम 3 से 4 दिन में पढ़ेंगे। मिनिमम 3 से 4 दिन आपको लग ही जाएँगे। अगर आप एक एवरेज में हम 1 घंटे की क्लास लेकर चलें, तो आपको कम से कम 4 दिन तो लग ही जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बैंक हमारा क्या है। पहली बात, जो बैंक है हमारा, इसमें हम अपनी सेविंग करते हैं। बैंक के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? तो जो आपसे बार-बार पूछा जाता है, वो है आपका चालू खाता। खाते का प्रकार, यानी कि जो बैंक में हमारे खाते खोले जाते हैं, उसमें आपसे बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के खाते में ब्याज नहीं मिलता है? तो आप बताएँगे जो चालू खाता होता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन आप इसमें जब दिन भर में जितनी बार मर्ज़ी आप उतनी बार पैसे इसमें डाल सकते हैं, इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा चालू खाता होता है, ये व्यवसायियों के लिए होता है, जिनको बराबर पैसे की लेन-देन करनी होती है। हमारे लिए कौन-सा अच्छा होता है? तो जो हमारे लिए बचत खाता होता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। उसमें लिमिटेशन होते हैं कि आप 1 हफ्ते में या 1 दिन में इतने बार ही या इतने ही पैसे निकाल सकते हैं। तो बाकी आपने खाते के कई प्रकार पढ़े हैं, लेकिन बार-बार जो पूछा जाने वाला है, वो चालू खाता है हमारा। चालू खाता, इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है। और जो आपका ये पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में भी बैंक की तरह ही आपके खाते खोले जाते हैं। फिर डिफ़रेंस क्या हुआ दोनों में? डिफ़रेंस ये है कि जो आपके पोस्ट ऑफिस में खाते खोले जाते हैं, उसमें आपका चालू खाता नहीं खुल पाएगा। इसमें आपका चालू खाता नहीं खुलता है। बाकी अगर हम बात करें जीवन बीमा की, तो जीवन बीमा आपने कई प्रकार के पढ़ रखे हैं, बंदोबस्ती, द्विबंदोबस्ती, तमाम प्रकार के आपने जीवन बीमा के प्रकार पढ़ रखे हैं। तो ये सारे हमारे बचत के साधन होते हैं। ये बचत के हमारे साधन होते हैं, इन-इन तरीकों से हम बचत कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका जो ये बचत होता है, बचत के निर्धारक तत्व कौन-कौन से होते हैं? तो आप ये जानते हैं कि बचत की इच्छा, बचत की सुविधा या साधन कह सकते हैं, और बचत की आवश्यकता। सॉरी, आपका जो बचत के साधन होते हैं, बचत की इच्छा होती है और बचत की योग्यता। ये 3 बचत के निर्धारक तत्व होते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 52 आ जाता है। परिवार की सफलता की कुंजी है, क्या है? क्या आर्थिक विकास है, सफल दाम्पत्य समायोजन है, परिवार की वृद्धि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब अगर एक परिवार की सफलता की कुंजी की बात की जा रही है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सफल दाम्पत्य समायोजन। आपके पास अथाह पैसे हों, यानी कि आपको आर्थिक संपन्नता कितनी भी हो, परिवार कितना भी समृद्धशाली हो, वृद्धि वाला हो, अगर सफल यानी कि अगर दाम्पत्य में ही समायोजन नहीं है, तो परिवार नहीं चल सकता है। इसीलिए परिवार की सफलता की कुंजी एक सफल दाम्पत्य समायोजन को कहते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, कई बार आया है ये क्वेश्चन कि पारिवारिक विघटन के कारण क्या हैं?
तो उसमें कई कारण दिया रहता है। एक कारण ये भी दिया रहता है कि एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। मतलब अगर कोई बात हो गई है तो उसको एक दूसरे की कमियों को हम उजागर करते हैं। ये भी एक पारिवारिक विघटन का कारण होता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 53 पर। पर्दा हमेशा लगाना चाहिए। कैसा लगाना चाहिए? पतला एवं आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, मोटा और पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर या किसी भी तरह का लगा सकते हैं। पर्दा अमूमन हम सभी के घरों में देखने को मिलता है, खिड़कियों और दरवाजों पर देखने को मिलता है, राइट? लेकिन वो पर्दा होना कैसा है, मतलब वो होना कैसा चाहिए? आपने कई बार पर्दे ऐसे भी देखे होंगे जो कि आर-पार दिखते हैं। लेकिन जब हम पर्दा लगाते हैं तो हमारा पर्दा लगाने का उद्देश्य क्या होता है? आपने जब कर्टेन का टॉपिक पढ़ा था तब आपने ये देखा था, पर्दे लगाने के कई उद्देश्य होते हैं। जैसे जैसे एक तो बाहर की जो धूल गंदगी है उसको कम करना, बाहर की रोशनी से हमारी रक्षा करना या मतलब अत्यधिक प्रकार से हमारी रक्षा करना। साथ ही साथ कभी-कभी हम कमरे को डिवाइड करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो हमें जब पर्दे का उपयोग कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा पर्दा हो, पर्दा कैसा हो? मोटा हो और पूरे दरवाजे और खिड़कियों पर आता हो। आधी खिड़की या आधे दरवाजे का पर्दा अच्छा नहीं लगता है। और आपने तो ये भी देखा है कि जब हम पर्दा लगा रहे हों तो हमें किस रंग का पर्दा लगाना चाहिए? किस अगर हम बात करें अपने कमरे की लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमें करना है कि लंबाई अगर बढ़ानी है या लंबाई को घटानी है तो हम किस किस लाइन के पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। बालोपहार योजना, बाल विकास खंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? ये जो बालोपहार योजनाएँ चल रही हैं, बाल विकास खंड योजनाएँ चल रही हैं, ये कौन-सी संस्था कर रही है या कौन-सा बैंक कर रहा है? बैंक भी तो एक संस्था है। क्या ये डाकघर कर रहा है अर्थात पोस्ट ऑफिस कर रहा है? राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट कर रहा है या राष्ट्रीय बैंक कर रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बालोपहार योजना चल रही है, ये आपका जीवन बीमा निगम और आपका भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक? अगला क्वेश्चन नंबर 55। बैंक के खाते के प्रकार हैं। अभी-अभी हमने चर्चा किया था कि बैंक में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं। जैसे बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे कि खाते के तो ये सभी प्रकार हैं, सारे खाते अच्छे हैं, लेकिन एक चालू खाता जो आपका होता है, इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है, ठीक? तो ध्यान रखेंगे, खाते के तो ये हमारे सारे प्रकार हैं, लेकिन ये जो हमारा बाकी का खाता है, साथ ही साथ ये तो आपने देखा कि इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन एक पॉइंट और भी ध्यान रखेंगे, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में या डाकखाने में जो खाते खोले जाते हैं, उसमें आप चालू खाता नहीं खुलवा सकते हैं, ठीक? चलिए, इसका राइट आंसर हो गया आपका उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 56 पर। स्थान से अभिप्राय है। स्थान से क्या अभिप्राय है? क्या रेखाओं का उचित सामंजस्य है? आकर्षक सतह होती है या मनोभावों को परिवर्तित करना है या फिर रिक्त स्थान होता है? तो जब हम बात करते हैं स्थान की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब रिक्त स्थान से होता है। रेखाओं का उचित सामंजस्य, आकर्षक सतह, मनोभावों को परिवर्तित करना, ये सब नहीं होता है। स्थान का मतलब होता है कि रिक्त स्थान। जैसे आप कोई सजावट कर रहे हैं या कहीं भी, चाहे हम घर की बात कर लें या हम अपने कपड़ों की सजावट की बात कर लें, तो जब आप सजावट करते हैं, आप अपने हाथों में जब मेहंदी लगाते हैं, जब उसमें आप थोड़ा-थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तब मेहंदी बहुत अच्छी लगती है।
या जब आप अपने घरों में सजाते हैं या आपने मान लेते हैं आपने अपने साड़ी में सजावट की है, तो साड़ी आपकी जब आप उसमें थोड़ा-थोड़ा स्पेस दे के सजावट करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हम बात करें रिक्त स्थान की तो आपको पता है कि ये कला के तत्व होते हैं, कला के तत्व 7 होते हैं, कला के सिद्धांत 5 होते हैं। तो रिक्त स्थान जो होता है आपका ये कला के तत्वों में आता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से परिवार का कौन-सा जैविकीय कार्य है? धनोपार्जन करना, मनोरंजन करना, स्थिति प्रदान करना या फिर संतानोत्पत्ति करना? तो देखिए जो यहाँ पर कार्य दिए गए ये सारे के सारे आपके परिवार के कार्य हैं। लेकिन हमें उस कार्य को बताना है जो कि हमारा जैविक है। तो जैविक कार्यों में हमारा क्या आ जाता है? संतान उत्पत्ति। अर्थात जो परिवार का जैविक कार्य है वो है आपका संतान की उत्पत्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। उम्मीद है कि आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे। बट आपकी जो संख्या है ना, वो बहुत कम है। मतलब मैंने ये उम्मीद किया था कि इतने दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं, आपको मतलब आप कई लोग ऐसे होंगे जो कि वेट कर रहे होंगे कि क्लास अब स्टार्ट हो, अब स्टार्ट हो। इसी उम्मीद के साथ मैंने क्लास वापस से स्टार्ट किया था, बट मुझे नहीं लगता है कि आपका इंटरेस्ट उतना दिख रहा है। मतलब कम से कम 100 प्लस तो जाना ही चाहिए था आपको। इतने लोग आप हैं, लेकिन 100 लोग भी क्लास नहीं देख पाए 24 आवर्स में। सोचिए, मतलब अब क्या ही कहें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, क्या है? सुमेल विवाह होते हैं? क्या दहेज लेने से सुमेल विवाह होता है? नैतिकता स्थिति नैतिकता बनाए रखते हैं? स्त्रियों की उच्च स्थिति या दहेज देने से स्त्रियों की उच्च स्थिति होती है या ऋणग्रस्तता। तो देखिए, समाज पर दहेज प्रथा का जो सबसे कुप्रभाव पड़ता है वो ऋणग्रस्तता होती है। मतलब एक विवाह में जो दहेज दिया जाता है तो इसमें ऋणग्रस्तता जो होता है ये सबसे कुप्रभाव होता है। हालांकि इसमें सुमेल विवाह नैतिकता की बात छोड़ दी जाए तो एक चीज मैंने देखा है, कई लड़कियों में ये चीज़ मैंने देखा है, उनका मानना होता है कि आप जितना ज़्यादा हमें दहेज देंगे, यानी कि अपने फादर से उनकी डिमांड होती है कि आप जितना ज़्यादा मुझे दहेज देंगे, मेरे परिवार में मेरी इज़्ज़त उतनी ज़्यादा रहेगी। यानी कि स्त्रियों की उच्च स्थिति। तो ऐसा कई लड़कियों की ऐसी मानसिकता मैंने देखी है, जिनका ये डिमांड होता है कि आप अगर हमें दहेज देंगे या हमारे ससुराल में अगर आप दहेज देंगे, तो वहाँ पर हमारी जो कह सकते हैं जो हमारी स्थिति होगी वो उच्च होगी। वहाँ पे हमारा मान-सम्मान, हमारा वर्चस्व ज़्यादा होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। जहाँ पर होना है, वहाँ पर सम्मान होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। ये आपका दहेज का संबंध पहली बात इससे है ही नहीं, ठीक है ना? चलिए, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप पढ़ते होंगे, अगर हम बात करें जैसे अभी विवाह का टॉपिक आएगा, उसमें भी जैसे अगर हम बात करें तो गंधर्व विवाह की बात कर लेते हैं, तो उसमें निम्न श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हमारे मन में क्या आता है कि ये कैसे निम्न श्रेणी का है? तो ये हमें अपनी भावनाओं को एग्ज़ाम में नहीं प्रकट करना है। जो हमारी बुकों में दिया गया है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें अपनी भावनाओं में बहकर अपने हिसाब से आंसर नहीं दे देना है। जो हमारी बुकों में लिखा है, जो माना गया है, हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक? चलिए, तो यहाँ पर कई मतलब ऐसे हो सकता है आप में से कुछ लोग हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 58 है इसके थर्ड ऑप्शन पर चले जाएँ, बट ये गलत है, आपका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 59 की, तो आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? जो धनी वर्ग होता है, जब उसकी आय बढ़ती है तो किस पर उसका व्यय बढ़ जाता है? शिक्षा पर, मनोरंजन पर, स्वास्थ्य पर या फिर इनमें से सभी?
तो आपको ये पता होगा कि हमने अर्नेस्ट एंजिल के जो उपभोग का नियम उन्होंने दिया था, ये वहाँ का क्वेश्चन है। उपभोग का नियम जो दिया था, किसने दिया था? अर्नेस्ट एंजिल ने दिया था। कितने मद दिए थे? 5 मद दिए थे। कितने वर्ग लिए थे? 3 वर्ग लिए थे। इन्होंने बताया कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे-वैसे भोजन पर होने वाला जो व्यय प्रतिशत होता है, वो तो घटता जाता है। लेकिन शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य इन पर जो होने वाला खर्च है, वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि यहाँ पर इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोग के नियम को पढ़ लीजिएगा ज़रूर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 60 की। भ्रातृक बहुपति विवाह किसमें पाया जाता है? क्या ये राजपूतों में पाया जाता है, नागा में पाया जाता है, टोडा में पाया जाता है? ये जनजाति हैं टोडा नागा आपके। क्या इनमें से सभी? तो आपको पता होगा भ्रातृक बहुपति यानी कि भाइयों से बहुपति विवाह करना, ठीक? यानी कि जो महिला है वो भाइयों से ही, लड़के के भाइयों से ही बहुपति विवाह कर रही हो। तो ये जो आपका ये देखने को मिलता है, ये जो टोडा जनजाति आपकी होती है, इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61 पर। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, वेतन नहीं है, व्यापार नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है या फिर पेंशन नहीं है। तो आप जानते हैं ना कि चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका वेतन हो, चाहे आपका पेंशन हो, इसमें आपको सीधे पैसे आपके हाथ में दिए जाते हैं, तो ये तो हमारा प्रत्यक्ष आय का साधन है। लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा सुविधा की, तो ये आपका प्रत्यक्ष आय के साधनों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 62 पर। थायमीन की कमी से थायमीन की कमी जानी जाती है। यानी कि अगर थायमीन की कमी है तो उससे कौन-सा रोग होता है या थायमीन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? क्या ये आपका पेलाग्रा है, रतौंधी है, बेरी-बेरी है या फिर केराटोमलेशिया है? पहली बात, जो आपका थायमीन होता है, यहाँ पर आपका अब क्या बताएँ? आपका ऑप्शन ही गलत हो गया है। ध्यान रखिएगा जो थायमीन होता है नहीं बिल्कुल सही है बिल्कुल। जो आपका थायमीन होता है ये विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। और जो आपका ये विटामिन बी 1 होता है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी रोग विटामिन बी 1 की कमी से होता है, जबकि यहीं अगर हम बात करें नियासिन की, नियासिन क्या है? विटामिन बी 3 का नाम है और विटामिन बी 3 की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो उससे आपका पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक? लेकिन हमें यहाँ पर थायमीन की कमी से बताना था, तो थायमीन की कमी को बेरी-बेरी के नाम से जाना जाता है। बाकी पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन बी 3 की कमी से होता है। रतौंधी आप जानते हैं कि जब विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी का प्राथमिक लक्षण ही होता है आपका रतौंधी और केरेटोमलेशिया में धीरे-धीरे कंडीशन आपकी खराब होती चली जाती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। ट्राइसेमी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1975, 1970, 1979 या फिर 1989? तो आपके पास अगर वृंदा सिंह मैम की बुक है, तो उसमें थोड़ा-सा मिसप्रिंट है। क्या? उसमें आपका ये जो ट्राइसेम योजना है, वो 1989 दिया गया होगा, ठीक? आप लेकिन ध्यान रखेंगे जो ट्राइसेम योजना है, वो 1979 में स्टार्ट हुई थी। तो अगर आपके पास बुक है, तो आप उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख ना लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? तो ये लक्षण आपको किसमें देखने को मिलते हैं? क्या ये जल प्रदूषण से होता है? क्या ये आपका ध्वनि प्रदूषण से होता है? वायु प्रदूषण से होता है या फिर इन सभी वजहों से ये सारी कमी देखने को मिलती है?
तो आप कहेंगे ये जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होने पर व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना, ये सारे सिम्पटम नज़र आने लगते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। वायु कैसे दूषित होता है? हम कहते हैं ना वायु प्रदूषण हो रहा है या हमारा वायु कैसे दूषित होता है? क्या जीवों की श्वसन क्रिया के द्वारा या विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से या फिर उपरोक्त सभी? जब श्वसन क्रिया होती है तो भी हमारा वायु दूषित होता है, विभिन्न पदार्थ जलते हैं तो भी होता है और वाहनों के जो धुएं निकल रहे हैं इनसे भी होता है। तो यानी कि ये सारे कारण हैं। आपको पता होगा एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है क्या कि जो पेड़-पौधे होते हैं ये घनी बस्तियों में क्या काम करते हैं? तो जो हमारे घनी बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर जो पेड़-पौधे होते हैं ये वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है क्या है? ईंधन के रूप में जलाना, घरों को लीपना, खाद बनाना या फिर बायोगैस एवं अवशेष के रूप में खाद्य पदार्थ जो है उसको खाद्य पदार्थ नहीं, खाद्य ये जो खाद होती है उसको प्राप्त करना। तो हम ईंधन के रूप में तो जलाते ही जलाते हैं, घरों को लीपने का काम आता है। अच्छा आपने अगर सीटेट दिया होगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घरों की ज़मीन जो होती है यानी कि जो घर होते हैं उसको हम गोबर से क्यों लीपते हैं? कारण क्या होता है? हालाँकि ये सीटेट में आपके पूछा जाता है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हमें पता है ना कि ये जो कीटाणु होते हैं उन सबको ये मारने का काम करता है जो गोबर होता है। तो बेशक हम ईंधन के रूप में घरों में लीपने के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, बट जो इसका सर्वोत्तम उपयोग है वो ये होता है कि बायोगैस और अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करना। ठीक? ये खाद की बात हो रही है, खाद्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन? कीड़े, जीव जंतु, कीट पतंगे या फिर पेड़ पौधे? तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन को संतुलन बनाने का काम ये जो पेड़-पौधे होते हैं ये करते हैं। क्योंकि जो भी जीवधारी है वो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। लेकिन जो पेड़-पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो जो हमारे वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेते हैं कौन? पेड़-पौधे। और छोड़ते क्या हैं ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए प्राणदायिनी है। बट अगर यही ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी प्राणहरणी भी बन जाएगी। और जो ऑक्सीजन है ये एक ज्वलनशील गैस होती है। इसकी ज्वलनशीलता को कम करने के लिए हमारे वातावरण में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का काम ही यही है कि यो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करता है। ठीक? चलिए और ध्यान रखिएगा ये जो पेड़-पौधे होते हैं ये 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन नहीं देते हैं। रात में ये भी आपका CO2 ही रिलीज़ करते हैं। बट कुछ हमारे पेड़-पौधे जैसे कि नीम हो गया, पीपल हो गया और ये नीम, पीपल आप ध्यान रखेंगे, ये आपको रात में भी अर्थात ये 24 आवर्स आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन ही देते हैं, ठीक? और आपने सुना भी होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो रीज़न यही होता है कि रात में जो पेड़-पौधे होते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ करते हैं, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का या फिर इन सब का? तो जब अच्छे स्वास्थ्य की बात की जाएगी, तो अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में ये सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। अच्छी आदतें हों, घरेलू स्वच्छता होना चाहिए, शारीरिक स्वच्छता भी होना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 पर। वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ फिजियोलॉजी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं? क्या वो श्वसन अंग कहलाता है? क्या वो पाचन अंग कहलाता है? उत्सर्जी अंग कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको अगर याद हो तो अभी हाल-फिलहाल में हमने यल्टी ग्रेड, हाल-फिलहाल में नहीं, जब हमारी नोटिफ़िकेशन जब आया था उसके साथ ही साथ जब सिलेबस दिया गया था तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पूरी की पूरी फिजियोलॉजी जो कि आपने पढ़ी है, सारी की सारी फिजियोलॉजी दी गई है। तो आप चाहे श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, उत्सर्जी तंत्र हो, इन सब को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं वो अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। ठीक? और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हालाँकि ये चीज़ हमने आपको पहले भी बता रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि रिसर्च का टॉपिक हम नहीं करवा पाएँगे। रिसर्च का टॉपिक हम नहीं करवा पाएँगे। आप जैसे भी हो सके आप इसको कहीं से कवर कर लीजिएगा, ठीक? क्योंकि ये रिसर्च हम नहीं करवा पाएँगे, ठीक? और ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। आई थिंक मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताया है कि रिसर्च का टॉपिक मेरा नहीं है, मैं आपको रिसर्च नहीं करवा पाऊँगी, ठीक? चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 70 की। मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? जब आपने ब्रेन का टॉपिक पढ़ा था, मस्तिष्क पढ़ा था, तो आपने देखा था कि मस्तिष्क जो हमारा होता है वो 3 झिल्लियों में होता है, अर्थात 3 डिब्बों में बंद होता है या 3 परतों में बंद होता है। तो इन तीनों डिब्बों को सम्मिलित रूप से या तीनों परतों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संयुग्मन, फिशर, मेनिन्डिस या माइलिन। तो आप कहेंगे इसे हम मेनिन्डिस के नाम से जानते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। रंगों की सही पहचान ना कर पाने के दोष को कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रंगों की सही पहचान नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं उनको कलर में बड़ा अंतर करने में बड़ी समस्या होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या ये निकट दृष्टि दोष है? क्या ये दूर दृष्टि दोष है? वर्णांधता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे ये एक आनुवांशिक रोग होता है जिसे हम वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता होने पर रंगों की सही पहचान कर पाने में व्यक्ति को समस्या होती है, वो सही रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 72 पर। उम्मीद है कि आप जो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं आप उसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर आपने क्लास देखी होंगी, थियरी की क्लासेस देखी होंगी, पिछले जो भी प्रैक्टिस हुए हैं उनको देखे होंगे, तो सारी चीज़ें आपके इर्द-गिर्द घूम रही होंगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ-कहाँ से टॉपिक उठा रहे हैं। आई होप कि आपके माइंड में वो टॉपिक क्लिक कर रहा होगा कि ये हमने कहाँ पर पढ़ा था। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है? ऊतक है, तंत्रिका है, कोशिका है, ये सब है। तो हम जानते हैं ना कि मनुष्यों के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है कोशिका। यानी कि ये जो आपकी सेल होती है, यही क्या होती है? तो यही शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है असंख्य छोटी-छोटी इकाइयाँ जो जीवधारी के शरीर की रचना करती हैं। इसका नाम सर्वप्रथम कोसा रखा गया, जिसका श्रेय किसको जाता है? यानी कि कहने का मतलब, क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए कि असंख्य छोटी-छोटी इकाइयाँ जो कि जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं, इसका नाम कोसा है। ये कोसा नाम रखने का श्रेय किसको जाता है? स्वान को जाता है, विल्सन को जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है या फिर हेक्सले को जाता है? तो जब हम बात करते हैं कोसा नाम देने की तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 74 है। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता क्या है? हमारे शरीर में जो अस्थियां हैं इनका काम क्या है? क्या ये शरीर को आकृति और गति प्रदान करते हैं?
शरीर के भीतर कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं या फिर शरीर की दृढ़ता बनाए रखते हैं या प्रदान करते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या आपने कंकाल का टॉपिक नहीं पढ़ा है? क्या आपने वहाँ पर नहीं समझा है? आपने देखा है कि जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी अस्थियाँ होती हैं, वो शरीर को आकृति और गति प्रदान करने का काम करती हैं। अगर यही बोन्स ना हो हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर एक मांस का लोथड़ा होगा। कैसे? आप एज़्यूम करके देखिए कि एक आटे की जो लोई होती है, उसी तरह हमारा शरीर हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर को आकृति और गति प्रदान करने का काम करते हैं। शरीर के अंदर जो कोमल अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा करने का भी काम ये करते हैं। साथ ही साथ शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये सारी की सारी उपयोगिता होती है हमारे शरीर में अस्थियों की। संख्या कितनी होती है? 206। बच्चों की बात करें तो 270 होती है, धीरे-धीरे आपकी 206 हो जाती हैं, जुड़ती रहती हैं। इसमें आपसे ना कई बार पूछता है कि जैसे आपको दे दिया कार्पल्स दे दिया, टॉर्सल दे दिया, मेटाकार्पल्स दे दिया, मेटाटार्सल दे दिया, आपके फीमर दे दिया, स्टेपिस दे दिया, मतलब हड्डियों के नाम दे देता है। ये कहाँ की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है, सबसे मजबूत हड्डी कौन-सी है, कौन चलायमान हड्डी है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हाल-फिलहाल में हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे फिजियोलॉजी का, तब हमने कंकाल के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, रोग की अवस्था में अगर आप किसी के लिए आहार की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे या आपका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। अब देखिए, हमें जब हम एक रोगी के लिए आहार योजना बना रहे हैं, तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि स्वादिष्ट भोजन दें। हमें वो भोजन देना है जो उसके लिए उपयोगी हो, जो उसके लिए उचित हो, जो अच्छा हो, सुपाच्य हो, उसके लायक हो। स्वाद नहीं देखना है, बाकी हम देखेंगे संतुलित हो, उसमें पोषण की कमी ना हो, पोषक तत्वों की कमी ना हो, साथ ही साथ सामान्य पोषण का संतुलन भी बनाए रखेंगे। हम स्वाद का ध्यान नहीं देंगे, ठीक? हालाँकि जब हम यहाँ पर ऑप्शन हमारा ऐसा है, जहाँ जब हम बात करते हैं आहार आयोजन करते समय, तो हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए कि रोगी की आदतें क्या हैं? रोगी की आदतों का मतलब ये है कि रोगी मांसाहारी है या शाकाहारी है, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। अंडाणु का विकास होता है कब? क्या वयः संधि अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? तो जो अंडाणु का विकास होता है, वो कब होता है? तो वो होता है आपका वयः संधि अवस्था अर्थात प्यूबर्टी एज में अंडाणु का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। आरोपण का अर्थ होता है। आरोपण का मतलब क्या होता है? आरोपण आपने पढ़ा है? क्या निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना या शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना? शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना या फिर अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना? तो अंडवाहिनी नलिका मतलब वही फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं आरोपण का, तो आरोपण का मतलब ही होता है कि निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। बच्चा यानी कि निषेचन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब से जब यहाँ पर निषेचित हो जाते हैं, यानी कि जो आपका शुक्राणु है और जो अंडाणु है, इन दोनों का मिलन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तब ये जाकर गर्भाशय में आरोपित हो जाते हैं। तो जो निषेचन के बाद ये गर्भाशय में जाकर आरोपित होते हैं, तो यही प्रक्रिया आपका आरोपण कहलाता है। बट कभी-कभी क्या होता है कि जो ये निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो आपका निषेचित युग्म है, ये अंडाशय ये जो होता है, ये गर्भाशय में ना जाकर फैलोपियन ट्यूब में ही बड़ा होने लगता है।
तो यहाँ पर कंडीशन आपकी खराब हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। और ये सारी चीज़ें आपने बहुत पहले ही पढ़ ली हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा क्रीटा क्या है, वासा प्रीविया क्या है, ये सारे टर्म आपने पहले ही सुन रखे हैं ना। चलिए, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है, यानी कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? क्या नियमित रूप से धड़कना है, श्वसन में सहायता करना है, पोषक तत्वों को संचित करना है, या फिर शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना होता है। जब हम बात करते हैं हृदय की, तो हृदय का जो देखो, हृदय का काम धड़कना तो है ही, वो धड़कता है। हृदय का जो मुख्य काम होता है, वो ये होता है कि जो हमारे शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाए, और जो हमारे अशुद्ध रक्त है, उसको लाकर फेफड़े में पहुँचा दे। यही एक मेन काम होता है, मुख्य काम होता है किसका? हमारे हार्ट का। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं कौन-कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या फिर सभी? तो आई थिंक जो हमने लास्ट में फिजियोलॉजी में पढ़ा था, यही शायद नर्वस सिस्टम ही हम पढ़ रहे थे, है ना? आपने देखा था कि ये तंत्रिका तंत्र के तीनों पार्ट होते हैं, चाहे आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो, या फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो। ये तीनों के तीनों ही आपके तंत्रिका तंत्र के प्रकार होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। किस हार्मोन की कमी के कारण किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा हो जाता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या सभी? जब हमने बात की थी अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो वहाँ पर हमने कई हार्मोन के नाम सुने थे। एक हार्मोन हमारा वृद्धि हार्मोन था, जिसकी कमी से या जिसके अल्पस्रावन से हमारी वृद्धि जो थी, वो रुक जा रही थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम आपका था सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। यही हार्मोन अगर अल्प मात्रा में स्रावित होता है, तो व्यक्ति जो होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा हो जाता है ना? तो आप ध्यान रखेंगे, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को ही हम वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक, बाकी आपने एड्रिनोट्रोपिक हार्मोन देखा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा है, और कई प्रकार के हार्मोन आपने चर्चा किया था जब हमने पढ़ा था किसके बारे में? जब हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था ना। हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां जो थी हमारी, वो समाप्त हो चुकी थी। अभी हमें उसमें अपने फिजियोलॉजी में एक दो टॉपिक पढ़ना था, जैसे कि आपका स्त्री और पुरुष प्रजनन अंग पढ़ने थे, और आपके शायद संवेदी अंगों के बारे में पढ़ना है। तो ये दो टॉपिक आपका रह गया है। पहले कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसको देख लेंगे। ठीक, चलिए, तो ये रहे आज के आपके 40 क्वेश्चन। बाकी के बचे हुए 45 क्वेश्चन कल की क्लास में हम देखेंगे, और कल हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब पिछली क्लासेस रिवाइज कर रहे होंगे और कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि आपने कमेंट नहीं किया जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। आई थिंक आज की क्लास में हमने एक ही दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आंसर आ रहे हो तो ज़रूर उसका जवाब दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अदरवाइज़ ना तो आप ये बताते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और ना ही आप ये बताते हैं मतलब ना ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो मुझे भी थोड़ा-सा समझ में नहीं आता है कि क्या आपको क्लासेस समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, क्या समस्या हो रही है? अगर कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीज़न ज़रूर करिए, ठीक?
क्योंकि आपके एलटी के एग्ज़ाम और आपके टीजीटी, पीजीटी सब एग्ज़ाम अब आपके एक लाइन से लगे हुए हैं, तो 2-3 महीने में सब सारे के सारे एग्ज़ाम आपके निपट जाएँगे। तो एक ही साथ तैयारी करिए, सारे एग्ज़ाम को निपटाते हुए चलिए, ठीक? चलिए, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।